ये कल मैंने जो क्वेश्चंस किए थे वो हो गए ना भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज ठीक आ रही है? चलो बेटा, आपने एक दो दिन अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ साथ बताता हूँ, आपने जरा फर्दर प्रैक्टिस करनी है, फिर इंशाल्लाह एक आध दिन, एक आज और कल का दिन लेना, उसके बाद फिर थर्सडे वाला दिन, अभी आज ट्यूजडे है ना, थर्सडे का फिर कोई टेस्ट रखते हैं। तो पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन नंबर 4, एक एक करके जरा होमवर्क रखते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैं ना अभी कहूँ वो मेरे साथ ही करने हैं जब मैं कहूँगा, अपनी मर्जी से भी नहीं, क्योंकि चीजें कुछ ऐसी भी हैं जो आगे से लिंक्ड हैं, जो जब कर लेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा वो चीजें भी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर बता दें, इसको काइंडली होमवर्क रखें और आवाजें काइंडली सारी खत्म हो जाए, और पेज नंबर ढूंढने एक और। पेज नंबर 233, एक नई डिस्कशन जरा साथ शामिल करना। पेज नंबर 233, आवाजें खत्म प्लीज। पेज नंबर 233, आप जो यहाँ बैठे हैं लाइट सफिशिएंट है? ये वाली बंद नहीं यार, ये वाली लाइट्स पहले भी ऑफ होती है। तो ये कल इधर दोबारा एक लगा दीजिए इस तरफ ना, ये जहाँ से उतरी है टाइम निकाल कर ना, जब दोपहर, नहीं नहीं बस यहाँ जो पहले यहाँ लगी हुई थी ना, बस यहाँ, ये तो यहाँ से उतर गई है ना। पेज नंबर 233, इस वक्त बड़े टॉपिक्स हो रहे हैं, अगर हम यहाँ तक गिने जरा टॉपिक्स हुए हैं, मेन बल्कि 4 तकरीबन कह सकते हैं। हमने स्टार्ट लिया था डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, उसमें बीच में लेकिन एक एक्सचेंज भी आ गई थी, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IS16, चेंजेस इन इक्विटी की थोड़ी सी बहस हुई है, और फिर बोरिंग कॉस्ट। इस वक्त ये जो टॉपिक्स है ना, इंडिविजुअली अभी हो रहे हैं, टॉपिक वाइज अलग-अलग IS16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वैल्यूएशन कॉस्ट मॉडल। लेकिन फिर नेक्स्ट फेज ये होगा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो जब तक हम पहले इन टॉपिक्स को इंडिविजुअली नहीं समझेंगे हम मिक्स नहीं कर सकेंगे। तो स्टेप बाय चीज़ें चल रही हैं, आपसे रिक्वेस्ट बस यही कि फिलहाल साथ साथ चलें। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि अभी हमारे साथ क्या क्या होनी है, लेकिन अगर आप इसी वक्त उन चीज़ों की तरफ चले जाएंगे जो हमारे साथ होनी है, तो परेशानी के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलना। हाँ, हमें वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ जाने का एक रास्ता है, इंशाल्लाह जिस रास्ते से हम चल रहे हैं इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अचानक अगर वहाँ देखेंगे तो ऐसे ही डर जाएंगे, और डरना सोल्यूशन नहीं है। अपने आप को पहले इक्विप करें, हम उन चैलेंजेस को फेस करने की पोजीशन में है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आ जाए पहले एक और टॉपिक, इंशाल्लाह ठीक ठाक एंजॉय करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन एस्टिमेट्स, IAS 8 लिखा हुआ, IAS स्टैंड फॉर पहले जरा इनिशियली हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी इस टॉपिक की, तो आपने जरा पेन हाथ में रखना है और आपस की डिस्कशंस प्लीज अवॉइड करनी है। इस टॉपिक में 3 चीजें पढ़नी हमने, जरा हेडिंग जो लिखी उसी को अगर देखें तो एक अकाउंटिंग पॉलिसीज की बहस आएगी, फिर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बहस आएगी, फिर बहस आएगी कि अगर एरर्स हो जाएं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए गलतियां हो जाएं, तो इंसान है, हो सकती है गलती, उस गलती को फिर कैसे ठीक किया जाता है अकाउंटिंग में, वो डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 3 थिंग्स इन दिस टॉपिक, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। हम इनिशियली ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग से।
अपना जरा पेन हाथ में रखना, इनिशियल कुछ जरा डिस्कशन है, साथ साथ सुनते रहे, गौर से समझते रहे। पेज नंबर सॉरी जी बताना रह गया, 233 पेज। अकाउंटिंग पॉलिसीज की पहले एक डेफिनेशन लिखी हुई है। दीज आर प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस adopted by management of an entity in preparing and presenting financial statements। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो प्रिंसिपल्स, वो असूल जो कंपनी की मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करती जाए, उन रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को कहा जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी की मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट कर दी जाए, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज। एज एन अकाउंटेंट आपको कैसे पता चलेगा कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होने हैं? सेकंड सेंटेंस पढ़ें। These rules and regulations are specified in accounting standards। मीन्स से जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो उसमें डिफरेंट हेड्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर जेन में लाई जाए तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला हेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है? हम IAS 16 खोल लेंगे, उस IAS 16 को खोल के उसमें से देख लेंगे कि इस IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड है। उसमें जो लिखा होगा उसे हम अप्लाई कर देंगे। क्या जो उसमें लिखा हुआ था वही हमने अप्लाई करना सीखा है? तो पॉलिसीज कहाँ लिखी होती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अगर आपकी कंपनी ने लोन ले लिया है, कोई क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन ले लिया है, स्पेसिफिक लोन है या जर्नल लोन है, इसका कैसे पता चलेगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है? इस स्पेसिफिक लोन का क्या होना है, जर्नल लोन की वर्किंग कैसे होनी है? हम IAS 23 खोल लेंगे और उसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ढूंढ के अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ स्पेसिफाइड होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लिखा हुआ है IFRS। नेक्स्ट लाइन पढ़े। एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड्स वेयर वी हैव डिस्कस्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर। अच्छा वैसे एक IS2 भी है। IS2 relates to inventory। Inventories are measured at lower of cost and NRV। PRC हमने की हुई है। IAS 16, IAS 23 एक्सेट्रा और भी इंशाल्लाह स्टैंडर्ड आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज कहाँ लिखी होती हैं? तो जब भी कोई अकाउंटिंग हेड आपके सामने आएगा उससे रिलेटेड आप स्टैंडर्ड ढूंढ लेंगे, उस स्टैंडर्ड में जो लिखा होगा वहां से पढ़ के आप अकाउंटिंग पॉलिसी बना लेंगे ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो। ठीक हो गया? एक नजर पढ़ लें ये पहली 3 लाइनें, कोई मेरी बात में कंफ्यूजन रह गई हो आगे आगे ना करनी जाइएगा, साथ साथ रहेगा जहां तक बात हुई है। जर्नलिस्ट आप क्लियर? ये बड़ा दरवाजा कर ली जरा, जो लास्ट टाइम में बैठा है ये जरा दरवाजा बंद कर।
देन चलिए इधर आगे चले। एग्जाम्पल्स की जो लाइन थी उसके नीचे 2 पॉइंट सॉर्ट ऑफ बने हुए, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट, एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 8 जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, accounting policies should be selected by applying the requirements of IFRS। ये बात शायद ऊपर भी होगी। पॉलिसी कोई भी आपने बनानी है तो कहाँ से देख के बनाए। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की मेजरमेंट आपने करनी है, तो IS 2 में इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स बताए हैं। इन्वेंट्रीज वैसे मेजर होती हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आर, लेकिन कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए FIFO मेथड भी है और वेटेड एवरेज मेथड भी है। तो चॉइस जहां अवेलेबल हो, ऑब्वियसली उस चॉइस की बेस पे आप चाहे तो FIFO सेलेक्ट कर लें, चाहे तो वेटेड एवरेज सेलेक्ट कर लें। कोई भी अगर ट्रीटमेंट करना है, क्या खोल लें, स्टैंडर्ड खोल लें, जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड वो खोल लें, उसके अंदर जो गाइडेंस है उसकी बेस पे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बना के वर्किंग करें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। Then IS 8 says, once a policy is selected, it should be applied consistently to achieve comparability of figures over a period of time। इससे पिछली लाइन में जाए, इसी से पीछे ऊपर जो लाइन, IS 2 में कॉस्ट मेजरमेंट के लिए FIFO भी अलाउड है और वेटेड एवरेज भी अलाउड है। अब आपने सपोज अगर FIFO अडॉप्ट कर ली है, आपने डिसाइड किया है कि हम FIFO यूज किया करेंगे, तो FIFO ज़हन में रख के जो अभी लाइन पढ़ी वो पढ़ा। फिर स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो मेथड सिलेक्ट कर लिया है, जो पॉलिसी बना ली है, आइडियली फिर उसी पॉलिसी को कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड अप्लाई करें। FIFO सिलेक्ट कर लिया है तो फिर हमेशा FIFO पे ही रहे, वेटेड एवरेज सिलेक्ट कर लिया है तो फिर वेटेड एवरेज पे रहे। चॉइस अगर अवेलेबल है तो पहले डिसाइड कर लें कौन सा मेथड यूज करना है, लेकिन अगर एक दफा अडॉप्ट कर लिया है कोई मेथड तो फिर उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। क्या आप लोगों को पता है कि FIFO और वेटेड एवरेज की मेजरमेंट से सेम आंसर्स नहीं आते? तो FIFO सही है, वेटेड एवरेज सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों अलाउड है, आंसर सेम नहीं आते। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आपने 2020 में अगर FIFO अडॉप्ट किया है और 2021 में अगर वेटेड एवरेज यूज कर लेंगे, तो सिर्फ मेथड डिफरेंट हो जाने से फिगर्स बदल जाएंगी, और फिगर्स बदलने से हमें इशू क्या है। एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें, या बोर्ड पे देखने से पहले एक दफा वर्ड जरा ढूंढें, इसमें कंपेरेबिलिटी वर्ड आया है। कंपैरेटिव वर्ड्स ना कभी आपने, कंपैरेटिव मींस कंपैरेटिव कंपैरेटिव कंपैरेटिव, कंपेरेबिलिटी तो ठीक है, कंपैरेटिव। अगर मैं 2022 के 2 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ तो 2021 भी साथ प्रेजेंट करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, मिला जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये जितने कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो, कैश फ्लो का भी हमें पता नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, 4 गिनने कौन कौन से बोले मैंने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, चेंजेस इन इक्विटी हो, नोट्स हो। एक साल का प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज की बनती हैं तो कम से कम एक साल कंपैरेटिव देना मस्ट होता है। क्या चेंजेस इन इक्विटी में भी कंपैरेटिव होता है? उसका कंपैरेटिव देने का बस तरीका डिफरेंट हो जाता है, पहले कंपैरेटिव ईयर देन करंट ईयर, ऊपर नीचे। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है तो पहले करंट ईयर की फिगर, बाद में पिछले साल की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में है एक्सेट्रा। फिगर्स को कंपेरेबल बनाने के लिए कंपैरेटिव फिगर्स बनाई जाती हैं। मसलन कंपैरेटिव फिगर्स का क्या फायदा है, जरा बोर्ड पे देखो। लेट्स अज्यूम अगर मैं आपसे कहूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के एंगल से बात कर रहा हूं कि 2022 में 100 मिलियन सेल्स थी, बताएं ये सेल ठीक है? नहीं मतलब ये फिगर तो ठीक है, लग शुक्र, फिगर तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। क्या ये सेल इस कंपनी के लिहाज से ठीक है? अगर मैं आइसोलेशन में सिर्फ आपको एक फिगर बताऊं तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या खराब हो गई है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फिगर्स को कंपेरेबल बनाया जाता है और कंपैरेटिव फिगर्स लिखी जाती है। लेट्स अज्यूम लास्ट ईयर हमारी सेल 50 मिलियन थी, क्या सेल डबल हो गई है? लास्ट ईयर हमारी सेल 500 मिलियन थी,
क्या बेनिफिट नजर आ रहा है, क्या बेनिफिट नजर आ रहा है? कंपैरेटिव देने से क्या फायदा है? कंपनी की परफॉर्मेंस कंपेयर हो जाए, शेयर होल्डर्स को कंपनी की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने में आसानी हो जाए, हम शेयर होल्डर्स ज्यादा बेहतर जज कर सकेंगे कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या खराब हो रही है। लेकिन अगर हम डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बना लें, तो जस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट होने की वजह से फिर फिगर्स कंपेरेबल नहीं रहेंगी। मसलन कैसे? अब कॉस्ट ऑफ सेल्स जरा ध्यान में लाएं। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग होती है, कैसे होती है? ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल ठीक है, आगे आगे आगे। परचेजेस चले, क्लोजिंग स्टॉक, इसमें स्टॉक्स होते हैं, बस स्टॉक्स होते हैं। ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग ओपनिंग बन जाता है, परचेजेस ऐड होती हैं, क्लोजिंग आती है। अब स्टॉक्स की जब मेजरमेंट होती है तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। उस लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी में जब कॉस्ट कैलकुलेट होती है तो कॉस्ट के लिए फाइफो मेथड भी होता है और वेटेड एवरेज भी। अब सपोज लास्ट ईयर हमने फाइफो यूज किया था, क्या ये अलाउड था? हमने यूज किया। करंट ईयर में हमने वेटेड एवरेज यूज कर लिया, क्या हमने कोई गलत किया है? ऐसे गलत वाली बात नहीं है, दोनों अलाउड है। लेकिन फाइफो और वेटेड एवरेज में क्योंकि आंसर सेम नहीं आते, इसलिए डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट ईयर में यूज करने से फिगर्स फिर आपस में कंपेरेबल नहीं रहेंगी। देयरफॉर आईएसएडी कहता है कि एक दफा स्टैंडर्ड खोल के पॉलिसी बना लें, वो आपकी चॉइस है, अगर चॉइस अवेलेबल आप सिलेक्ट कर लें, फाइफो यूज करना है फाइफो कर लें, वेटेड एवरेज फॉर एग्जांपल यूज करना तो उसे यूज करना है। लेकिन फिर जो यूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे फाइफो या वेटेड एवरेज में से, उसे फिर कंसिस्टेंटली क्यों अप्लाई करें? ताकि फिगर्स कंपेरेबल हो सके। ये ना हो कि पॉलिसीज डिफरेंट होने से फिगर्स फिर आपस में कंपेरेबल ना रहें और देयरफॉर शेयर होल्डर सही डिसीजन मेकिंग ना कर सके रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो फाइफो और वेटेड एवरेज दोनों अलाउड तो हैं, लेकिन अगर फाइफो अप्लाई हो रहा था तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? फिर फाइफो ही अप्लाई करें। अगर वेटेड एवरेज यूज हो रहा था तो वेटेड एवरेज ही यूज करें। क्यों कंसिस्टेंटली अप्लाई करें? ताकि फिगर्स कंपेरेबल रहें। किसके लिए कंपेरेबल रहें? शेयर होल्डर्स के लिए। उन्हें कंपेरेबल फिगर्स का क्या फायदा है? वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख फिर कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमने इसी कंपनी में शेयर होल्डर रहना है या इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हमें यहाँ से अब शेयर्स बेच के किसी और कंपनी के शेयर होल्डर बन जाना चाहिए। वो ये डिसीजन कब ले सकेंगे? जब वो परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकेंगे। वो परफॉर्मेंस कब सही इवेल्युएट कर सकेंगे? जब अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। आप जरा इंडिविजुअली दोबारा दोनों पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, आप फुल कंसंट्रेट कर रहे हैं, ब्रेक कब होनी है ये डिसीजन प्लीज मैं खुद से लूंगा। आप रिलैक्स होकर पढ़ा करें। क्लास कब एंड होनी है ये फैसले काइंडली मेरे से पे छोड़ दें। अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। जी बेटा, अपने स्टैंडर्ड ओरिजिनल लेने तो हैं, लेकिन अच्छा कि आपने याद करा दिया। अभी मेरा ख्याल है मैं कुछ दिन बाद आपको कहता हूँ, उस वक्त लीजिएगा। आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड एग्जाम में अलाउड है, वो आपने फिर परचेज भी करने हैं। लेकिन मेरा ख्याल अभी हफ्ता 10 दिन जरा ठहर जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। बस ये बात मैंने जहां तक की है वही खत्म हो गई है। बाकी क्या अगली बात होनी है वो इंशाल्लाह मैं खुद करूँगा। आपने जितना सुना है बेहतर ये है कि आप सुनी अनसुनी उसी तरह कर दें जिस तरह मैं रोज कहता हूँ, आज जाके रिवाइज करना है। आप कहते हैं ये बात रेलिवेंट नहीं है। हम कैश फ्लो इसलिए बेटा नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो तरतीब में है। हम बाद में पढ़ लेते हैं। कमाल हो गई, बनती तो उसी की बात थी सर, लेकिन कोई मसला नहीं सर। जी बेटा, वो इंशाल्लाह मैंने इसलिए आपसे कहा कि आप इस चीज़ में परेशान ना हो। मैं फिर खुद से, अच्छा बस आपने की मुझे याद करवा दी, मैं इंशाल्लाह खुद से पहले डिसाइड देख लेता हूँ। ये समटाइम्स आई कैप की साइट पे अवेलेबल नहीं होते तो मैं भी बताता हूँ। असल में ये जो टॉपिक है ये बड़ा मुझे पसंद इसलिए है कि इंशाल्लाह इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका जहन बहुत खुल जाएगा। फिर इंशाल्लाह एक और टॉपिक पढ़ेंगे उससे और ज़्यादा खुल जाएगा और फिर हमें बंद महसूस ही नहीं होगा।
लेकिन ये उन्हीं का खुलेगा जो रोज पढ़ेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जहन नहीं खुल रहा, तो बंद होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अगर ये रोज ऐसे ही होता है, ये क्या हो रहा है, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ आपको पिछली चीजें आसान लगनी चाहिए, रिवाइज करने में कम टाइम लगना चाहिए। वो सवाल जो 2-2 दिनों में हुए हैं, अगर आप रिवाइज करके 1-1 घंटे में नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो डेफिनेटली ये वरिंग साइन है। ठीक है, तो गेम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, आपकी मुसलसल एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। जब भी कभी रिवीजन के लिए मैं कोई क्वेश्चन दूं, तो वो कंपलसरी है। अगर आप रोज करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे सेशन में सवाए एक क्वेश्चन के घर के लिए होमवर्क कोई होगा, लेकिन अगर आप एक्यूमुलेट कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। रोज के रोज सवालों में मसले आते हैं, वो साथ साथ रिजॉल्व अगर हो जाएं तो अगले सवालों में वो इश्यूज नहीं आने चाहिए, फिर और आने चाहिए। हम समटाइम्स उन्हीं चीजों में स्टक रहते हैं जब बहुत अरसे पहले रिजॉल्व हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है सर, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री सुना दें। ठीक है, अभी आपको याद नहीं है, लेकिन नहीं मतलब ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन ख्वाहिश जरूर पैदा होनी चाहिए कि यार ये मुझे याद क्यों नहीं है, क्योंकि बात ही मैंने पहली दफा की है। जी सर जी, यहाँ तक अब ये डिसाइड हुआ, काइंडली प्लीज प्लीज वंस अगेन वापस वापस। अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट कर दिए जाए। ये रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स देख के बनाए जाते हैं, और स्टैंडर्ड ही कहता है, IS8 ही कहता है कि वंस आपने कोई पॉलिसी सिलेक्ट कर ली है तो उसको फिर आपने कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्लाई करते रहना है ताकि फिगर्स कंपेरेबल रहें और शेयर होल्डर्स अपनी डिसीजन मेकिंग उसकी बेस पे कर सकें। यहाँ तक मेरी किसी बात में कंफ्यूज? थोड़ी सी बात और आगे शुरू कर लें, फिर अभी 5 मिनट का ब्रेक करते हैं। देन नेक्स्ट बेटा हेडिंग लिखी हुई है फुल कंसिडरेशन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। थोड़ी देर पहले भी ये बात खत्म हुई है कि अगर एक पॉलिसी सिलेक्ट कर ली है तो फिर उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है ताकि फिगर्स कंपेरेबल रहे। लेकिन फौरन ही जैसे ही बात खत्म हुई, अगली हेडिंग क्या नजर आ गई? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सिर्फ 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें पॉलिसी चेंज करना अलाउड है। नॉर्मल रूल क्या है? वंस द पॉलिसी सिलेक्टेड इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। सिर्फ 2 सिचुएशंस में ये IS8 अलाउ करता है कि पॉलिसी चेंज की जा सकती है। पहले वो पढ़ लें कैसे, इंशाल्लाह बहस करते हैं। An entity shall change its accounting policy only if change is required by standard IFRS standard। ब्रैकेट पढ़े, अगर स्टैंडर्ड बदल जाए तो फिर हमें अपनी पॉलिसी हर सूरत बदलनी है, फिर ये कंपल्सरी चेंज है। अब ऊपर से लिंक करें इसे जरा, हम पॉलिसी कहाँ थे देख के बनाते हैं? स्टैंडर्ड से। अब हमने जब स्टैंडर्ड खोला तो उसमें एक पॉलिसी लिखी हुई थी, हमने उसे पढ़ा, अप्लाई कर दिया। अब स्टैंडर्ड भी अकाउंटेंट्स मींस इंसान बनाते हैं। इंसान वक्त के साथ साथ अपने इल्म में इजाफा करता चला जा रहा है। आज से अगर 20 साल पीछे चला जाए तो IS2 की एग्जांपल ले लेते हैं ध्यान में। इस वक्त FIFO और वेटेड एवरेज बस अलाउड है। इस वक्त FIFO और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के तौर पे अलाउड हैं। 20 साल पहले एक लाइफो भी होता था जो आपकी क्लास में अक्सर अप्लाई अभी भी होता है। जो हजरात सबसे एंड में आते हैं वो सबसे पहले जाने की कोशिश करते हैं। लाइफो के नाम से एक साल लास्ट इन फर्स्ट आउट। तकरीबन ऐसे 20 साल पहले ये अलाउड होता था, लेकिन अब ये मेथड 20 साल बाद स्टैंडर्ड बदला IS2 और फिर ये अलाउड नहीं रहा। वो कंपनीज जो उस वक्त 20 साल पहले स्टैंडर्ड को खोल के पॉलिसी बनाना चाहती होंगी, तो उनमें से कुछ कंपनीज को 20 साल पहले स्टैंडर्ड खोल के लाइफो भी नजर आया होगा। तो अगर किसी कंपनी ने लाइफो उस वक्त सेलेक्ट कर लिया था जब अलाउड था तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जब स्टैंडर्ड ही बदल गया और लाइफो अलाउड नहीं रहा, तो क्या उस कंपनी को फिर कंपल्सरीली या लाइफो से FIFO
या लाइफो से वेटेड एवरेज में आना पड़ेगा। ये कंपलसरी चेंज है, अगर स्टैंडर्ड ही बदल गया तो मजबूरन आना पड़ेगा। आइडियल सिचुएशन क्या है, पॉलिसी सिलेक्ट हो जाए, कंसिस्टेंटली अप्लाई हो जाए। लेकिन जिस स्टैंडर्ड को देख के पॉलिसी बनाई गई थी, अगर उस स्टैंडर्ड में ही कोई अमेंडमेंट आ जाए तो फिर आपको अपनी पॉलिसी स्टैंडर्ड के बदलने की वजह से चेंज करनी पड़ती है। IAS 23 जहन में लाएं। इस वक्त IAS 23 ये कहता है बोरिंग कॉस्ट, कि बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन expense unless it relates to a qualifying asset। ये जब भी कभी IAS 23 हम पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद महसूस ऐसे होता है जैसे हमेशा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही होती है। हमेशा नहीं होती, ये हमेशा एक्सपेंस आउट होती है। अगर ये क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हो तो बस फिर कैपिटलाइज। तो व्हाट इज द रूल ऑफ IAS 23? अगर एक लाइन में बोला जाए, बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन unless it relates to a qualifying asset। इट मींस अगर बोरिंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो आपने इसे कैपिटलाइज करना है। ये भी तकरीबन आज से कोई 19-20 साल पुरानी बात है। IAS 23 में उस वक्त पहले एक चॉइस होती थी कि क्वालिफाइंग अगर एसेट है तो चाहे कैपिटलाइज कर लें और चाहे एक्सपेंस आउट कर लें। मींस एक चॉइस होती थी, क्वालिफाइंग एसेट है भी तब भी चाहे तो कैपिटलाइज कर लें और चाहे तो एक्सपेंस आउट कर दें। अब चॉइस नहीं है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो आपने कैपिटलाइज ही करना है। लेकिन उस जमाने में जरा चले जाए, वो कंपनीज जो इस चॉइस की वजह से क्वालिफाइंग एसेट होने के बावजूद बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर रही होंगी और बाद में स्टैंडर्ड बदल गया कि नहीं नहीं अब हर सूरत कैपिटलाइज करना है, तो क्या उन्हें फिर कंपलसरीली एक्सपेंस आउट की बजाय कैपिटलाइजेशन की तरफ आना पड़ा होगा? तो बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर स्टैंडर्ड बदल जाए तो हो सकता है जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट की है वो खत्म हो जाए और इसकी जगह पे रिवाइज्ड पॉलिसी आ जाए। तो अगर रिवाइज पॉलिसीज आ गई हैं तो आपको मजबूरन पुरानी पॉलिसी से नई पॉलिसीज की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा और पुरानी पॉलिसीज को तब्दील करके चेंज करके नई पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टैंडर्ड अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो बट इट कैन बी द फर्स्ट रीजन ऑफ चेंज इन पॉलिसी, अ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड। और इससे फिर कंपल्सरी चेंज क्यों कहा गया है? आपने कंपलसरी में जब आपकी चॉइस खत्म हो गई है, स्टैंडर्ड में जो पहले अलाउड था वो अलाउड ही नहीं है, तो आपको अब कंपलसरीली शिफ्ट करना पड़ेगा किसी नई पॉलिसी की तरफ। तो पॉलिसी समटाइम्स स्टैंडर्ड बदलने की वजह से चेंज करनी पड़ सकती है। दूसरी बात जो लिखी है उसके लिए जरा टाइम चाहिए, तो यहाँ जरा ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो चला 4:10 पे आने की कोशिश करते हैं। जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन है? जी हाशिम साहब, इंशाल्लाह मैं आगे बताता हूँ।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स वापस आ गए। चलो बेटा दोबारा स्टार्ट कर लें यार, पेज नंबर 233। बात चल रही थी कि पॉलिसी स्टैंडर्ड देख के बनाई जाती है, पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई पॉलिसी बनाई थी और जिस स्टैंडर्ड को देख के बनाई थी, अगर वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाए तो फिर पॉलिसी भी कंपल्सरीली चेंज करनी पड़ती है। व्हाट इज द फर्स्ट रीजन कि पॉलिसी इज टू बी चेंज? स्टैंडर्ड इज चेंज। माशाल्लाह लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। जी सर कंटिन्यू करते हैं सर। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, फर्स्ट रीजन होगी चेंजेस रिक्वायर्ड बाय IFRS। जहां वर्ड आता है मैं कभी स्टैंडर्ड बोल देता हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वर्ड है, तो जस्ट सिंपल वर्ड्स में अगर कोई स्टैंडर्ड बदल जाए तो पॉलिसी बदलनी पड़ती है। सेकंड और नंबर 2 देन सर ये आईए सेट जो ये अलाउ करता है कि अगर मैनेजमेंट फील करे कि पॉलिसी बदलने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज़्यादा रेलिवेंट और रिलायबल हो जाएंगी, तो मैनेजमेंट अपनी मर्जी से भी पॉलिसी बदल सकती है। लेकिन पॉलिसी बदलने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बिकम मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल फॉर शेयर होल्डर्स। पहली बात ये थी कि स्टैंडर्ड बदल जाए, देयरफॉर पॉलिसी बदलनी पड़ रही है। सेकंड आईए सेट अलाउ करता है कि अगर मैनेजमेंट फील करे कि पॉलिसी बदलने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट रिलायबल हो जाएंगी, तो इवन देन मैनेजमेंट अपनी मर्जी से भी अपनी चॉइस से भी पॉलिसी बदल सकती है। ब्रैकेट पढ़ें इसकी सेकंड की, वॉलंटरी चेंज लिखा हुआ है, कौन अपनी मर्जी से पॉलिसी बदल सकता है, लेकिन उस पॉलिसी बदलने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम्स मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल। बार बार वर्ड्स आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब सबको पता है, हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल पोजीशन भी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी है, चेंजेस इन इक्विटी भी है, नोट्स भी हैं, पूरे कॉम्बिनेशन की बात। अब ये जो बी पॉइंट है इसको समझने के लिए बोर्ड पर देखो। लेट्स अज्यूम आप होंडा लिमिटेड में CFO हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र आपने कभी इस पर तकब्बुर जरूर नहीं किया। होंडा लिमिटेड में आप CFO हैं, बस सर प्लीज आप CFO जज़ाकल्लाह सर। वो इसलिए तो मैंने एग्जांपल दी, आपकी वजह से तो मैंने दी, तो आप तो हौसले। आप होंडा लिमिटेड में CFO हैं, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्रीज की मेजरमेंट के लिए FIFO मेथड यूज करना शुरू किया हुआ है। आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए FIFO मेथड अडॉप्ट करना शुरू किया हुआ है। क्या ये अलाउड है सर? लेकिन सपोज होंडा लिमिटेड के अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या और भी कंपनीज हैं? होंडा वाले भी गाड़ियां बना रहे हैं, क्या होंडा के अलावा भी कोई कंपनी गाड़ियां बना रही है? तो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सपोज जो बाकी कंपनीज हैं उनके CFOs ने अपनी कंपनी की इन्वेंट्रीज को मेजर करने के लिए, कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए वेटेड एवरेज यूज करना शुरू किया हुआ है।
आप कहाँ CFO हैं? आपने इन्वेंट्रीज की कॉस्ट के लिए क्या फाइंड आउट, क्या कौन सा मेथड यूज किया हुआ है? बाकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कंपनीज हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए वेटेड एवरेज यूज करना शुरू किया हुआ है। आप सही हैं या वो सही है? दोनों बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सीधी बात, कोई गलत वाली बात नहीं। क्या बोथ मेथड्स आर अलाउड? लेकिन आपने होंडा लिमिटेड के CFO ने ये डिसाइड किया कि हम भी फाइफो अलाउड तो है, लेकिन हम भी फाइफो की बजाय वेटेड एवरेज पे इसलिए आ जाते हैं ताकि हमारे शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अदर कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी कंपेयर कर सकें और बेहतर इस पोजीशन में जज कर सकें कि हमारी परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड विद इंडस्ट्री कैसी जा रही है। क्या हम कुछ गलत कर रहे थे? लेकिन अगर हम फाइफो यूज कर रहे थे और बाकी कंपनीज इसी सेक्टर की अगर वेटेड एवरेज यूज कर रही हैं, तो एज इट इज हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनमें फाइफो यूज हो रहा है और इंडस्ट्री की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनमें वेटेड एवरेज यूज हो रहा है, एज इट इज आपस में कंपेरेबल क्यों नहीं थी? क्योंकि पॉलिसीज डिफरेंट थी। फाइफो यूज करके हमारे आंसर्स डिफरेंट फार्मूले से आ रहे थे, उनके आंसर्स वेटेड एवरेज के फार्मूलाज के बेस पे आ रहे थे। तो गलत वाली बात तो नहीं थी, लेकिन हमने अगर फॉर एग्जांपल ये फैसला किया है कि हम भी इसलिए वेटेड एवरेज में आ जाएं ताकि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इंडस्ट्री की अदर कंपनीज के साथ कंपेरेबल हो जाएं, तो क्या ये कोई स्टैंडर्ड बदला है? क्या कोई ये कंपलसरी चेंज है? हमने ये चेंज क्यों की है? ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स को ज्यादा रेलिवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन कैसे दे दें। हमारी अगर परफॉर्मेंस अपने साथ के साथ साथ अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर कंपनी से भी कंपेयर होना शुरू हो जाए, तो शेयर होल्डर्स ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि जज कर सकें कि हमारी परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपनीज ऑफ द सेम सेक्टर ज्यादा अच्छी जा रही है या उनके अगेंस्ट खराब हो रही है। ठीक है, तो ये जो मैं फाइफो सा वेटेड एवरेज में आया हूँ, क्या ये स्टैंडर्ड ने कहा था? ये फिर किसकी मर्जी थी? तो ये चेंज क्या कहलाएगा? वॉलंटरी चेंज। वॉलंटरी चेंज का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी बस पॉलिसी चेंज कर दी, लेकिन मर्जी तो अपनी है, लेकिन उस मर्जी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? दोबारा बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट, यूजफुल हो जाए, रिलायबल हो जाए, ज्यादा बेहतर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ज्यादा बेहतर उन्हें इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगी? हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब इंडस्ट्री के साथ भी कंपेरेबल हो जाएंगे। देखिए, बार बार मैंने आपके सामने एक एग्जांपल देते हुए ये डिस्कस किया है कि होंडा लिमिटेड को मैं कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ ही कंपेरेबल बना रहा हूँ। जब भी आपने किसी एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करना होता है, तो सेम सेक्टर की कंपनीज कंपेरेबल होती हैं। मसलन आप ये नहीं कर सकते कि होंडा लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हबीब बैंक के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाए, हबीब बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सूफी ग्रुप के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाए। सेम सेक्टर, अगर सीमेंट सेक्टर में कंपनीज है, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपस में कंपेयर होनी चाहिए। कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपस में कंपेरेबल है। बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो सेम सेक्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम सेक्टर की कंपनीज की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो जाए, तो उसमें फिर एक कंपनी की परफॉर्मेंस आप दूसरी कंपनीज की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके सही परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात का क्रक्स ये है कि अगर एक पॉलिसी अडॉप्ट हुई है तो उसे कंसिस्टेंटली इस रूल तो अप्लाई होना चाहिए, लेकिन देर आर ओनली टू सिचुएशंस इन विच पॉलिसी कैन बी changed. Number one, standard is changed, and number two, management feels that the financial statements will result in more relevant and reliable information अगर हम पॉलिसी चेंज कर सकें। अगर हम पॉलिसी चेंज करते हैं तो इसको अगर शॉर्ट वर्ड्स में बोला जाए तो एक कंपलसरी चेंज है बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड्स, और दूसरी कौन सी चेंज है? वॉलंटरी चेंज है जो मैनेजमेंट की अपनी चॉइस पे है, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट चॉइस इज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रेलेवेंट रिलायबल हो जाए। अब यहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा दोबारा पढ़ने ऊपर से, इसी को हमने और आगे कंटिन्यू करना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं?
बाकी इस वक्त मैं समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, इनकी बेस पे आप सिर्फ वर्ड्स पढ़ रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह शायद इन एग्जांपल्स को एज सच लिखने की बजाय आप सिर्फ इन वर्ड्स से जरा फेमिलियर हो जाए, आगे क्वेश्चंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलें आगे से। नेक्स्ट फिर बड़ा सवाल अब ये पैदा होगा कि अगर पॉलिसी चेंज करनी है तो चेंज करें कैसे, मींस व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंज। अभी इस वक्त हमने हेडिंग में क्या पढ़ा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या पढ़ा, पॉलिसी कब कब चेंज हो सकती है। नेक्स्ट अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि पॉलिसी जब चेंज होगी तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले क्या पढ़ा, कब कब चेंज हो सकती है, और अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि जब चेंज होगी तो चेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें पहले IAS 8 में 3-4 टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। नीचे 4 टर्मिनोलॉजीज आ रही, 4 हेडिंग सॉर्ट ऑफ है। मैं सिर्फ पहले वो बोल रहा हूँ कौन सी 4 की बात कर रहा हूँ। एक आएगा प्रोस्पेक्टिव चेंज वर्ड, आगे आएगा सर रेट्रोस्पेक्टिव, आगे आएगा ट्रांजिशनल प्रोविजंस, आगे फिर आएगा एक वर्ड इम्प्रैक्टिकल। पहले हम इन 4 चीजों को अंडरस्टैंड करना है, फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पहले आए काइंडली इन 4 टर्म्स को जरा अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोस्पेक्टिव चेंज पे आए जरा। अब ये कुछ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज है, इनका मीनिंग क्या है बस वो हमने अंडरस्टैंड करना है। प्रोस्पेक्टिव चेंज का पढ़ना शुरू करें। मींस effect of change is applied in current and future periods, no effect of change is applied in the, मतलब बेटा इस बात का ये है कि फॉर एग्जांपल आप 2020 में को चेंज करना चाहते हैं, अपनी 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में को चेंज करना चाहते हैं। अगर आप प्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे तो 2020 से पहले जितने साल बिजनेस के गुजर गए हैं उनको आप इग्नोर कर देंगे। बस चेंज का इफेक्ट कहाँ कहाँ इंकॉर्पोरेट करेंगे, करंट ईयर में, और अगर फ्यूचर में जानना है तो वहां लेके जाएंगे। किन सालों को अगर इग्नोर कर दिया जाए चेंज करके, प्रीवियस ईयर्स को अगर इग्नोर कर दिया जाए चेंज करते हुए और सिर्फ करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स में चेंज किया जाए, ऐसी चेंज को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव चेंज। अभी सिर्फ हमारा मकसद वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना। देन आगे एक वर्ड या टर्म आ गई रेट्रोस्पेक्टिव चेंज, पढ़े गौर से। means effect of change is applied in the current, future as well as in all previous periods. रेट्रोस्पेक्टिव चेंज का मतलब समझने के लिए जरा बोर्ड पर देखें। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं 2020 में और रेट्रोस्पेक्टिवली करना चाहते हैं तो करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स अफेक्ट होंगे ही होंगे एज इन प्रोस्पेक्टिव चेंज। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, वेयर इज द डिफरेंस, पिछले जितने साल गुजर गए हैं उस साल से लेके जिस साल बिजनेस शुरू हुआ था, पिछले जितने साल हैं, कब से कब से कब से कब से। फॉर एग्जांपल आपने ये बिजनेस संभाला हुआ 2020 में, लेकिन ये स्टार्ट किया था दादाजी ने 1960 में। तो अगर आप 2020 में कोई रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर रहे हैं तो 2020 भी इफेक्ट होगा, फ्यूचर में अगर इफेक्ट आना है वो भी होगा, लेकिन पिछले कौन से साल से लेके कौन से साल तक भी चेंज करेंगे, 1960 से लेके 2019 तक जो साल गुजर चुके हैं, अगर उनमें भी चेंज का इफेक्ट आपने अप्लाई करना है तो ये चेंज कहलाती है रेट्रोस्पेक्टिव। मत डरिएगा, कोई इशू नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना। प्रोस्पेक्टिव चेंज क्या होता है, पिछले सालों में जो हो गया है बात खत्म करें, बस ऑनवर्ड्स करंट ईयर में और फ्यूचर ईयर्स में चेंज करें। लेकिन अगर पिछले सारे सालों को में भी चेंज का इफेक्ट अप्लाई करना है करंट और फ्यूचर पीरियड्स के साथ साथ, तो ऐसी चेंज को क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। किस ईयर से शुरू करना है, पिछले सालों में किस ईयर से, जिस ईयर से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल 1819 से स्टार्ट हुआ है, कहां से लेके कहां तक भी चेंज करना है, बिजनेस जहां से शुरू हुआ है वहां से लेके पिछले साल के एंड तक भी चेंज करना। दिस चेंज इज कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। तब्दीली ऐसे नहीं आती सर,
प्रोस्पेक्टिव तब्दीली कैसे आती है? पिछला छोड़ें आगे चलें। और रेट्रोस्पेक्टिव तब्दीली कैसे आएगी? पिछले सारे सालों में भी चेंज का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करें। नेक्स्ट लाइन में कौन सी दो टर्म्स यहां तक होगी? प्रोस्पेक्टिव चेंज, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। देन आगे सर ट्रांजिशनल प्रोविजंस, फुल कंसंट्रेट। ट्रांजिशनल प्रोविजंस के पहले एक इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ूंगा। समटाइम्स इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहीं तक रुके, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। समटाइम्स इफ देयर इज अ, आइए टू जहन में लाएं। मैंने लाइफो की एग्जांपल दी थी, लाइफो खत्म हुआ और सिर्फ फाइफो वेटेड एवरेज आ गया। समटाइम्स इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, स्टैंडर्ड इटसेल्फ, स्टैंडर्ड खुद ही एक्सप्लेन कर देता है हाउ टू चेंज द पॉलिसी। ब्रैकेट पढ़े, मीन स्टैंडर्ड खुद ही बता देता है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चेंज। अगर चेंज का ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड के अंदर बताया हो तो जिस पैराग्राफ में लिख के वो चेंज का ट्रीटमेंट बताया होता है उस पैराग्राफ की हेडिंग होती है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। या स्टैंडर्ड्स की कॉपी पढ़े स्टैंडर्ड एक पढ़ाइए जी सर। ट्रांजिशनल प्रोविजंस पढ़ो। समटाइम्स if there is a change in standards, पढ़े सर। sometimes if there is a change in accounting policy, समटाइम बड़ा ये होता है कि अगर स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए तो पॉलिसी चेंज हो जाए, तो स्टैंडर्ड बनाने वाले, ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, पूरी दुनिया के उसमें अकाउंटेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, वक्तन फवक्तन मिलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और अगर पहले से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है तो क्या उसे रिव्यू करने की जरूरत तो नहीं है। तो जब भी कभी स्टैंडर्ड बदलता है तो समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम्स स्टैंडर्ड बनाने वाले, चेंज करने वाले उसी स्टैंडर्ड के एंड में एक पैराग्राफ लिख देते हैं जिसमें वो ये बता देते हैं कि इस चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है या प्रोस्पेक्टिवली करना है। अगर कोई स्टैंडर्ड बदले और उसी स्टैंडर्ड में एक पैराग्राफ लिखा हो जिसमें ये बताया हो कि प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे कैसे चेंज करना है, तो दिस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया होगा कि प्रोस्पेक्टिवली करना है या रेट्रोस्पेक्टिवली करना है। उस पैराग्राफ की हेडिंग होती है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ट्रांजिशनल प्रोविजंस का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड के अंदर ही पॉलिसी चेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया हुआ है, लेकिन क्या ये ट्रीटमेंट तब बताया होगा जब कंपलसरी चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड है, या जब वॉलंटरी चेंज बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट ऑन डिसीजन है। अगर मैनेजमेंट अपनी मर्जी से चेंज करना चाह रही है फिर तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड में नहीं चेंज था तो स्टैंडर्ड में ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं होंगी। ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस तब ही होंगी जब स्टैंडर्ड बदले। तो फॉर एग्जांपल अगर स्टैंडर्ड बदला और स्टैंडर्ड बनाने वालों ने ट्रीटमेंट बता दिया कि इसे कैसे चेंज करना है पॉलिसी को, तो जिस जगह वो बताएंगे उस जगह पे उस पैराग्राफ में जिसमें इंग्लिश में लिखेंगे कि कैसे चेंज करना है ट्रांजिशनल प्रोविजंस, उस पैराग्राफ की हेडिंग क्या बनाएंगे? ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अगर कभी मैं आज से ऑनवर्ड्स आपसे कहूंगा ट्रांजिशनल प्रोविजंस गिवन है तो आपके ज़हन में क्या स्टोरी आएगी कि स्टैंडर्ड बदला होगा और स्टैंडर्ड बदल जाने से उस स्टैंडर्ड में बताया गया हुआ है कि चेंज का ट्रीटमेंट कैसे करना। मैंने आपके सामने जो एक स्टैंडर्ड पूछा था भाई से, स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड्स की बुक है, इसमें स्टैंडर्ड्स हैं। तो स्टैंडर्ड्स उसी तरह जिस तरह आपकी बुक में कोई चैप्टर होता है, तो स्टैंडर्ड्स में अगर कहीं लिखा हुआ है कि अब ये ट्रीटमेंट ये नहीं तो ये है, तो होता ये है कि स्टैंडर्ड का जहाँ एंड आ रहा होता है, आपको डेफिनेट नजर नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ विजुलाइज करवा रहा हूँ। स्टैंडर्ड का जहाँ कहीं एंड आ रहा होता है, एंड में कुछ पैराग्राफ्स नजर आ रहे होते हैं, उन्हीं पैराग्राफ्स में अगर ट्रांजिशनल प्रोविजन किसी पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग है तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा? ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये पॉलिसी बदली है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड बदले और ट्रीटमेंट नहीं बताया हुआ स्टैंडर्ड के अंदर के कैसे चेंज करना है, तो हम वर्ड यूज करेंगे कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस गिवन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ट्रांजिशनल प्रोविजन गिवन है तो आपके ज़हन में क्या स्टोरी बन जाया करेगी? तब ब्रदर ब्रैकेट पढ़े सेकंड लाइन में आई थी।
मींस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इज गिवन इन द रेलेवेंट स्टैंडर्ड। रेलेवेंट स्टैंडर्ड का मतलब IS2 बदला उसमें गिवन होगा, IS23 बदला फॉर एग्जांपल तो उसमें गिवन होगा। क्या चीज गिवन होगी, क्या चीज? ट्रांजिशनल प्रोविजंस का मतलब क्या गिवन होगा? ट्रीटमेंट ऑफ चेंज। अगर ट्रीटमेंट ऑफ चेंज स्टैंडर्ड के अंदर गिवन है तो हम कहेंगे ट्रांजिशनल प्रोविजंस गिवन है। लेकिन ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस कब गिवन होंगी? जब कंपल्सरी चेंज आएगा। वॉलंटरी चेंज में ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड बदला ही नहीं, वो तो हमने अपनी मर्जी से बदला है। तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस कब होती हैं? जब कंपल्सरी चेंज होता है। एक लास्ट सेंटेंस पढ़ें, दैट गिवन ट्रीटमेंट इन एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल प्रोविजंस। पढ़ने जरा वर्ड्स, मैं एक दफा फिर बोलना चाहता हूँ, जरा वर्ड सही जहन में सेट हो जाए। आप खुद जरा इंडिविजुअल पढ़े जरा, आपका जहन क्या कहता है, पढ़ के देखेंगे। Let's try to think in a summarized form. स्टैंडर्ड बदला और उसी स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड बदलने वालों ने एक पैराग्राफ में ये बता दिया कि इस चेंज को कैसे मींस रेट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली ठीक करना है। जिस पैराग्राफ में लिख के बताया उस पैराग्राफ की हेडिंग क्या होती है? आई होप के वर्ड्स क्लियर हो गए। और अगर मैं कहूँ ट्रांजिशन प्रोविजंस नहीं है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड तो बदला, लेकिन स्टैंडर्ड बनाने वालों ने नहीं बताया ट्रीटमेंट क्या होना। फिर क्या होना है फिर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता है, वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लेकिन किन्होंने नहीं बताया? जिन्होंने बदला उन्होंने नहीं बताया। तो इसका मतलब ट्रांजिशन प्रोविजंस आर नॉट अवेलेबल इन द रेलेवेंट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट एक टर्म और पढ़ लें, फिर ये सस्पेंस खत्म करते हैं। एक अकाउंटिंग में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इम्प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल और इम्प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल का मीनिंग और इम्प्रैक्टिकेबल का मीनिंग क्या है? नहीं, पहले इम्प्रैक्टिकेबल समझ लेते हैं। जो इम्प्रैक्टिकेबल होगा वो डेफिनेटली प्रैक्टिकेबल नहीं होगा। तो साइंस रहने देते हैं, आर्ट्स बनाते हैं। इम्प्रैक्टिकेबल मींस नॉट पॉसिबल टू अप्लाई आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू सो। अगर कोई काम, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना तमाम रीजनेबल एफर्ट्स करने के बावजूद पॉसिबल ना हो, जो इंसान के बस में रीजनेबल एफर्ट्स हैं, अगर वो करने के बावजूद कोई ट्रीटमेंट, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पॉसिबल ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? इम्प्रैक्टिकेबल। फिर प्रैक्टिकेबल किसे बोलेंगे? जो रीजनेबल एफर्ट्स कर लेने के बाद पॉसिबल चीज होगी वो प्रैक्टिकेबल। वर्ड्स हजम हो गए? फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंज क्या होती है? करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स के साथ साथ पिछले सारे सालों में भी चेंज का इफेक्ट लेके जाना है। कब से शुरू करना है? जहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर फर्ज करें पिछले 10 साल से पुराना डाटा ही अब अवेलेबल नहीं है। देखिए डाटा का मतलब हर साल जर्नल बनता है सर, फिर लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। क्या ये हमेशा रिकॉर्ड रखने हैं पिछले सारे सालों के? इसके लिए भी बेटा कंपनीज के एंगल से बहस करूंगा। कंपनी लॉ में कोई 5 से 10 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द लॉज में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टैक्स लॉ में और है, उसमें और है, उसमें और है। तो लॉ में रिस्ट्रिक्शंस हैं। लॉ में अलाउड है कि आप 5-10 ईयर्स से पुराना जो डाटा है उसको अगर रिटेन ना करें तो खैर। 5-10 मैं रैंडम इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने हो सकता है, आप कंपनी लॉ वैसे पढ़ा नहीं हो, आप सिर्फ बी लॉ पढ़ते हैं, कंपनी लॉ बाद में पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ नौजवानों ने पढ़ा हो तो उन नौजवानों से माजरत है। लॉ में एक लिमिट बताई होती है कि उस लिमिट से पिछला अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो रखना जरूरी नहीं होता है। तो 5 to 10 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली होते हैं। मतलब इसका ये है कि जो अगर फॉर एग्जांपल हम 2020 में हैं तो 2010 से पिछला रिकॉर्ड मेंटेन अगर आप नहीं भी कर रहे होंगे तो लॉ में अलाउड है। रेट्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग असूलन ये है कि पिछले सारे साल ठीक होने। और कब से शुरू करना? जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1960 में तो रेट्रोस्पेक्टिवली का आइडियली मीनिंग होगा कि 1960 से लेके 2019 तक जितने साल बनते हैं इन सब में भी चेंज का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट किया जाए। लेकिन अगर बीच में इम्प्रैक्टिकेबल को समझने के लिए हम एग्जांपल रख लें तो 2010 से पुराना रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज ओनली प्रैक्टिकेबल।
कि हम 2010 से ऑनवर्ड्स बस चेंज करें। प्रैक्टिकेबल बोला है या मैंने इम्प्रैक्टिकेबल बोला है? किन सालों में चेंज करना अब हमारे लिए इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा? 2010 से पिछले सालों। तो फिर इस केस में अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर रहे हो और पिछले सारे सालों का डाटा अवेलेबल ना हो, तो जहां से प्रैक्टिकेबल है बस वहां से चेंज कर लें, और जो साल इम्प्रैक्टिकेबल हो गए हैं उनको फिर इग्नोर कर दें। व्हाट इज द आइडियल मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव? पिछले सारे साल। लेकिन अगर पिछले सारे सालों में एडजस्टमेंट करना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, तो आप कहां से चेंज करना शुरू कर दें? जहां से प्रैक्टिकेबल हो जाए। क्या इस लाइन का मतलब, इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब ये है कि अगर दिल नहीं कर रहा तो एडजस्टमेंट रहने दें? यहाँ क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं? आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू सो। अगर नॉर्मली सर्कमस्टांसेस में, आम हालात में जो एफर्ट्स किए जा सकते हैं, स्टोर रूम से जाके डाटा उठाना पड़ सकता है, क्या वहां जाने को दिल नहीं कर रहा जहां स्टोर रूम में रिकॉर्ड पड़ा है, तो ये बात इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगी। अगर तमाम रीजनेबल एफर्ट्स के बावजूद अब एक काम नहीं कर पा रहे, तो देन वो काम क्या कहलाता है? इम्प्रैक्टिकेबल। कुछ वर्ड्स हजम हो गए हैं सर? आगे जरा शॉर्ट वर्ड्स में जल्दी सुने फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टिव चेंज? नहीं, जरा अपनी लैंग्वेज में कर लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में, अंग्रेजी में कोई जरूरी नहीं। करंट ईयर, फ्यूचर ईयर इफेक्ट होंगे, प्रीवियस ईयर इग्नोर होंगे। मीन्स अगर प्रीवियस ईयर का डाटा है भी तभी पिछले सालों में नहीं जाना। अगर कौन सा चेंज है? प्रोस्पेक्टिव। अगर रेट्रोस्पेक्टिव है तो करंट और फ्यूचर के साथ साथ पिछले साल भी रेलिवेंट होंगे, सारे पिछले साल जहां तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देन ट्रांजिशनल प्रोविजंस कब एप्लीकेबल होती हैं? जब स्टैंडर्ड बदल जाए और स्टैंडर्ड में बदलने का, चेंज का ट्रीटमेंट बता दिया जाए, तो हमारे वर्ड्स हो जाएंगे कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस अवेलेबल है। कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्लाई करना इम्प्रैक्टिकेबल कब हो जाता है? जब सारी रीजनेबल एफर्ट करने के बावजूद हम एक काम नहीं कर पाएंगे। अब इन टर्म्स को जहन में रख के आए जरा इस पेज पे जो लास्ट थ्योरेटिकल हेडिंग है, हाउ टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसको पढ़ लेते हैं, फिर ये बहस इंशाल्लाह क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं। जी सुल्तान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अब जो आगे बेटा बात हो रही है उस पर आ जाइएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन रह रही है? जी माय डियर, पॉइंट ए, दो पॉइंट्स लिखे हुए ए बी, पॉइंट ए में मेरे साथ साथ आगे नहीं। इफ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड, हो सकता, देन यूज ट्रांजिशनल प्रोविजंस इफ अवेलेबल प्रोविजन। अगर स्टैंडर्ड बदला है, कुछ पॉलिसी चेंज हुई स्टैंडर्ड की वजह से, तो सबसे पहले उसी स्टैंडर्ड को खोलें और देखें क्या उस स्टैंडर्ड में बताया हुआ है कि इस चेंज को कैसे मींस प्रोस्पेक्टिव करना है या रेट्रोस्पेक्टिव करना है। कहाँ बताया गया होगा? एक पैराग्राफ में बताया गया होगा। उस पैराग्राफ की हेडिंग क्या होगी? अगर तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस मिल जाएं तो उन ट्रांजिशनल प्रोविजंस को गौर से पढ़ें, जैसे लिखा है वैसे ही करें। वहां प्रोस्पेक्टिव लिखा है प्रोस्पेक्टिव करें, वहां रेट्रोस्पेक्टिव लिखा है रेट्रोस्पेक्टिव करें। लेकिन अदरवाइज का मीनिंग, स्टैंडर्ड तो बदला है, पॉलिसी तो चेंज हुई है, लेकिन ट्रांजिशनल प्रोविजंस अगर अवेलेबल नहीं है तो देन क्या करें? चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली। पहला क्या करें? ना मिले तो क्या करें? स्टैंडर्ड अगर बदला है तो पहले ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढें, मिल जाए तो जो लिखा है वही करें। लेकिन अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस ना मिले तो फिर बाय डिफॉल्ट पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होती है। लेकिन सेंटेंस कंप्लीट करें। unless it is impracticable to do so। क्या मतलब unless it is impracticable to do so? आइडियल तो मतलब है रेट्रोस्पेक्टिव वो सारे साल करें, लेकिन अगर वो सारे साल करना पॉसिबल ना हो तो फिर क्या करें? if it is impracticable to apply retrospectively, then apply the change from the date it is practicable to change। 1960 से नहीं, 1910 से आगे शुरू कर दें, जहां से पॉसिबल है पिछले सालों में जाएं, रेट्रोस्पेक्टिवली करें, लेकिन कहां से शुरू कर लें? जहां से रेलिवेंट रिकॉर्ड अवेलेबल है। मेरी तरफ जरा देखें, अगर स्टैंडर्ड बदले पहले ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढें, ना मिले तो फिर पॉलिसी हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होती है।
अनलेस उसे रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए। अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो कहां से शुरू कर लें, जहां से प्रैक्टिकेबल हो कि उसे चेंज किया जा सकता है। बी पॉइंट साथ शामिल करना है। क्या वॉलंटरी चेंज भी हो सकती है? अगर वॉलंटरी चेंज है तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो वॉलंटरी चेंज हमेशा, पढ़े आगे, रेट्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई होती है unless it is impracticable to change. If it is impracticable to change, then क्या करें? जहां से प्रैक्टिकेबल है वहां से अप्लाई कर लें। नट शेल ये है, पॉलिसी हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे अनलेस स्टैंडर्ड बदला हो और ट्रांजिशनल प्रोविजंस अवेलेबल हो और उसमें कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आ जाए। दोनों पैराग्राफ्स दोबारा पढ़ें, बताएं मैंने सही कहा ए और बी देख के। स्टैंडर्ड बदला, पहले क्या ढूंढे, ना मिले तो क्या करें, रेट्रोस्पेक्टिव। बी पॉइंट, स्टैंडर्ड खोलना ही नहीं, इस केस में स्टैंडर्ड खोलना ही नहीं है, सीधा कहां जाना है, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है सर? एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? नहीं सर, मैनेजमेंट, हु इज मैनेजमेंट, हु इज मैनेजमेंट? अगर मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसाइड करने थे तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हम जॉब अप्लाई करते, जो हमें बुलाता हम उससे पूछते बताएं क्या करना है, हमने बताना है कि क्या करना है। क्या ट्रीटमेंट ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए? क्या अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट से पूछ के बनानी है? मैनेजमेंट असल में बेटा हम में, सॉरी आप सीएफओज है, मैनेजमेंट है। बार बार वर्ड आ रहा है, फर्स्ट लाइन में जाए, नहीं इस वर्ड को यहीं से गलत तरफ कंफ्यूज ना कर लीजिएगा। फर्स्ट लाइन में जाए, लिखा है दीज आर पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। हु इज मैनेजमेंट? नहीं, हु इज मैनेजमेंट? नहीं, सिर्फ अकाउंटेंट्स में नहीं है, बी रिलैक्स, नहीं सिर्फ अकाउंटेंट्स में। असल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्ड तो आपने सुन लिया होगा मुझसे, डायरेक्टर्स होते हैं। असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी बाय लॉ, लेकिन डायरेक्टर्स अपनी इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए आप जैसे नौजवान रखने के लिए मजबूर, क्योंकि उन्हें क्या पता अकाउंटिंग क्या होती। डायरेक्टर्स होने के लिए अकाउंटेंट होना तो जरूरी नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल, इवन प्रोफेशनल ना भी हो, पैसे हो जिसके पास, कंपनी के शेयर जिसके पास हो, मेजोरिटी शेयर्स हैं, वो इलेक्ट हो जाएगा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स असल में मैनेजमेंट है, लेकिन डायरेक्टर्स फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अदा करने के लिए आप जैसे CFOs, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ये सेकंड लेयर ऑफ मैनेजमेंट बना लेते हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, ये मिल के बिजनेस की मैनेजमेंट कहलाते हैं। तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट किए हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाने कहां से देख के हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां से देख के बनाए, स्टैंडर्ड से। नंबर बी अब नीचे गया, थोड़ा सा नीचे है, ऊपर ऊपर दरमियान में बी है, जो चेंज इन पॉलिसी वाला था। मैनेजमेंट फील्स, हु इज मैनेजमेंट? मतलब यही टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर ये महसूस करे कि पॉलिसी बदलने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। पॉलिसी अगर आपने बदलनी भी है तब भी आपने स्टैंडर्ड्स के अंदर अंदर ही रहना है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि फाइफो से लाइफो में चले जाए, मैंने आपसे क्या कहा, फाइफो से वेटेड एवरेज में अंदर अंदर ही रहना है, और अगर अंदर अंदर ऑप्शन है तो वहां से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? और फिर अगर फाइनली एंड में आए तो मैनेजमेंट ने पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली ही बदलनी है, ये IAS 8 ने कह दिया। तो हु विल डिसाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं? IAS 8 ने अब क्या कहा है कि अगर तो कोई स्टैंडर्ड बदला था तो पहले उसी के अंदर ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढने, हम वही ढूंढेंगे। ना मिले तो फिर IAS 8 ने क्या कहा है, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करें। फिर अगर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना प्रैक्टिकेबल ही नहीं है तो वहां से कर लें जहां से प्रैक्टिकेबल है। ये सारी गाइडेंस किसने दी है? IAS 8 ने। भी दूसरी चीज, वॉलंटरी चेंज अगर करेंगे तो अब स्टैंडर्ड तो बदला नहीं, देयरफॉर ट्रांजिशन प्रोविजंस होंगी नहीं, फिर रेट्रोस्पेक्टिवली ही चेंज करें। लेकिन वंस अगेन प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को ध्यान में रख के स्टैंडर्ड बनाने वालों ने ये कह दिया है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो फिर उन सालों को छोड़ दें जिनमें पॉसिबल नहीं है। कहां से शुरू कर लें? जहां से ये पॉसिबल। अब ठीक है, तो ये प्लीज जो हमने सारा कुछ पढ़ा है, इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 8। IAS 8 ने ये बताया पॉलिसी कब चेंज हो सकती है, मैनेजमेंट कब कर सकती है, और अगर उसने चेंज करना तो उसने करना कैसे, जाना सर। एंड हु इज द मैनेजमेंट काइंडली? टॉप लेवल मैनेजमेंट। हाँ, उसमें फिर जो नेक्स्ट हायरार्की है, जो एग्जीक्यूटिव्स की हायरार्की है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस मैनेजर का हेड, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड वगैरह वगैरह,
ये मिल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, तो इनको मिला के हम सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की बात है। जाना सर, आए अपनी इस डिस्कशन को एक एग्जांपल की तरफ लेके चलें। पेज नंबर 233 का एंड है। सॉरी मैंने बहुत कुछ बोला, होगा मेरी को बात भी समझ आई। यस सर, इसके ऊपर से नहीं, बस एग्जांपल से आए, जो पढ़ा है इसको अप्लाई करके चलें। ड्यूरिंग 2003, सब साथ हैं। A revised IFRS on borrowing cost was published. IAS 23 किस जमाने की बात हो रही है? The company had previously been expensing borrowing cost as a period cost, but the revised IFRS required that all borrowing cost be capitalized to the related asset. यकीनन इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ये इंग्लिश एक अकाउंटेंट बनकर अगर पढ़ी जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड ने ये रिक्वायर किया है कि कंपनी पिछले सालों में बोरिंग कॉस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन ये रिवाइज स्टैंडर्ड ने ये रिक्वायर किया है कि जो रिलेटेड एसेट्स की बोरिंग कॉस्ट है उसे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाए। क्या पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा था? क्या रिवाइज स्टैंडर्ड का अप्लाई करना चाहता है? पढ़ते पढ़ते दोबारा कुछ सोच के डबल एंट्री बता सकते हैं क्या हो रहा है और क्या होना है? क्या डेबिट हो रहा था, क्या डेबिट होना चाहिए, क्या कोई रेक्टिफिकेशन, कोई करेक्शन ज़हन में आती है? क्या एक्सपेंस क्रेडिट होके एसेट डेबिट होने की बात हो रही है? क्या कर रहे थे, क्या होना है? एसेट डेबिट होना है और एक्सपेंस क्रेडिट होना है। क्या कर रहे थे, क्या करना है, क्या रिवर्स करके क्या रिकॉर्ड होगा? The borrowing costs were all incurred on the construction of the plant. इस सेंटेंस की क्या जरूरत है नौजवानों को? ना 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 हाँ ना हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, गुड एफर्ट गुड एफर्ट। Why the sentence is written here? The borrowing costs were all incurred on the construction of the plant. नहीं स्पेसिफिक नहीं, शायद क्वालिफाइंग एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, क्या प्लांट बन रहा था? द रिवाइज्ड आईएफआरएस, यहां से अंडरलाइन कर, द रिवाइज्ड आईएफआरएस प्रोवाइडेड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। रुके रुके सर, मैं भी रुक गया, ये वर्ड ही नहीं आ गया, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। द रिवाइज्ड आईएफआरएस प्रोवाइडेड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। कहाँ जहन चला गया है आपका? IAS 23 का इस पैराग्राफ की बात होने लगी है। दैट अलाउड द कंपनी टू कैपिटलाइज द कॉस्ट फ्रॉम द ईयर्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 2004 और बिफोर दिस डेट इफ प्रेफर्ड। अंग्रेजी में फंसना नहीं है, दोबारा पढ़ें। क्या रिवाइज स्टैंडर्ड में ट्रांजिशनल प्रोविजंस मौजूद हैं? क्या उन ट्रांजिशनल प्रोविजंस में ये अलाउड है कि चाहें तो 2000 के बिगिनिंग से या 2004 के बाद से कैपिटलाइजेशन शुरू कर लें, और या चाहें तो इस डेट से पहले भी कर सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ ट्रांजिशनल प्रोविजंस में एक चॉइस दी हुई है, चाहे तो प्रोस्पेक्टिवली कर लें, चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिवली कर लें। ये क्या हो रहा है? कहाँ लिखा है कि प्रोस्पेक्टिवली कर लें? ऑन और आफ्टर 2004। फर्स्ट लाइन कब बदला स्टैंडर्ड? 2003 में। चाहे तो 4 से शुरू हो जाएं और चाहे तो पिछले सालों में जाके एडजस्टमेंट करें। इफ प्रेफर्ड का मुराद, इफ प्रेफर्ड से मुराद जो दिल करे, जो मर्जी है, किस किस में जो मर्जी है, चाहे ऑनवर्ड शुरू कर दें, चाहे पिछले सालों में चले जाएं। किसने चॉइस दे दी है? ट्रांजिशनल प्रोविजंस ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की चॉइस दे दी है। ऑनवर्ड्स भी कर सकते हैं, पिछले सालों में भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें, द एंटिटी chose to capitalize the borrowing cost from the earlier date possible। कंपनी ने उसमें से क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर ली है? क्या फाइनल डिसीजन हो गया कि हम रेट्रोस्पेक्टिव की तरफ चले गए हैं? किधर ही रहे, किधर जा रहे हैं, किधर चले गए हैं? क्या ये सेंटेंस पिछली लाइन में ही है? यस सर, ये भी उधर ही है, तो इसके साथ लिखे सर, फाइनली कंपनी ने रेट्रोस्पेक्टिव का डिसीजन लिया। ये देख लीजिएगा प्लीज, ऐसे मैं कहीं तन्हा ना रह जाऊं, मुझे आपकी तरफ देख के महसूस हो रहा है कि मैं इस भरी महफिल में अकेला ही लगा हूं। इस पैराग्राफ का क्रक्स हो जाए यार, इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स। 2003 में रिवाइज स्टैंडर्ड आया IAS 23। हमारी कंपनी बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर रही थी, लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड ने ये रिक्वायर किया है कि बोरिंग कॉस्ट को रिलेटेड एसेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज मींस ऐड किया जाए। बोरिंग कॉस्ट एक प्लांट की कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। फिर देन उसने बताया कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस अवेलेबल हैं जिनमें ये कहा गया है कि चाहे तो ऑनवर्ड ईयर्स में से एडजस्टमेंट शुरू कर लें और चाहे तो अर्लीस्ट ईयर से शुरू कर लें। फाइनली कंपनी ने डिसीजन ये लिया है कि हम जहां से पिछले सालों में पॉसिबल है वहां से एडजस्टमेंट करेंगे। इट मींस फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि हम इस पॉलिसी चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। मेरी किसी बात में प्लीज कंफ्यूजन? नेक्स्ट पेज। The effect of this change, बल्कि सॉरी एक लाइन और, द प्लांट इज, बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, सॉरी मिस कर गए, द प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज का मीनिंग क्या है? क्या इसकी डेप्रिसिएशन अभी शुरू हुई होगी? लेकिन मेरे भाइयों जरा ठंडे दिल से एक मिनट सोचिएगा। फर्ज करें ये जिस प्लांट की बात हो रही है ये 1990 में बनना शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 1993 में कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद 1993 से लेके 2003 तक डेप्रिशिएट होता रहा। हमने उस जमाने में 1990 से लेके 1993 तक बोरिंग कॉस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था। 2003 में स्टैंडर्ड बदला और हमने अब डिसाइड किया कि हम पिछले सालों में जाके करेक्शन करेंगे और जो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई है 1990 से लेकर 1993 तक उसे कैपिटलाइज करेंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिवली करना, तो अगर हम कैपिटलाइज करेंगे तो आपका पता है हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सर जी कॉस्ट बढ़ जाएगी सर, और अगर डेप्रिसिएशन पहले चार्ज हो रही होती तो क्या वो भी कम अमाउंट पे पहले चार्ज हो रही होती तो फिर हम डेप्रिसिएशन की करेक्शंस भी करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या ये प्लांट अवेलेबल फॉर यूज अभी नहीं है, तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को तो हम डिसीजन लेंगे, लेकिन कौन सी एडजस्टमेंट फिलहाल हमारे जहन से निकल जाएगी, वरना गेम ऑन है। अगर पिछले सालों में कुछ हुआ है जिसका इम्पैक्ट बदलना है तो वो भी हम अल्टीमेटली बदलेंगे। तो यकीनन पिछले सालों में एक्सपेंस आउट तो हुई है बोरिंग कॉस्ट, लेकिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज ना होने की वजह से डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं हुई होगी, देयरफॉर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट शायद हमसे रेलेवेंट नहीं है। यहाँ तक समझ आ गई पूरी बात? देन वो कहता है इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। हम इस वक्त आपके जहन में क्या आता है कि किस साल में है, या चलें पहले नीचे पढ़ लो, एक मिनट पढ़ आगे पढ़ लो। द इफेक्ट ऑफ द चेंज इज एज फॉलोज। इंटरेस्ट एक्सपेंस किस किस साल का दिया हुआ? 1, 2 एंड 3। ओल्ड पॉलिसी के सामने लिखा हुआ है 15,000, 17,000, 9,000। न्यू पॉलिसी के सामने लिखा हुआ है 0, 0, 0। ये क्या हुआ है? ओल्ड पॉलिसी के मुताबिक इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में था, न्यू पॉलिसी के मुताबिक इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां से निकल के कहां चला गया है? एक्सपेंसेस से निकल के एसेट में चला गया है। यहाँ कोई एक बेसिक सी डबल एंट्री जरा बना लें, क्या एंट्री बन रही है? हाँ जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कह रहे हैं, एसेट डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस रेट लिखें इसके साथ छोटी सी एंट्री। क्या कम होके क्या बढ़ रहा है? एक्सपेंस कम होके एसेट बढ़ रहा। तो पुरानी पॉलिसी के मुताबिक ये जो फिगर्स थी ये नई पॉलिसी के मुताबिक एक्सपेंस की 0 क्यों हो गई?
क्या कम होके क्या बढ़ गया? एक्सपेंस कम होके एसेट बढ़ गया, तो उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस के एंगल से लिखा है ओल्ड पॉलिसी एंड न्यू पॉलिसी। Hasn't it? अगली लाइन, the following drafts are produced before adjusting for the change in accounting policy. Following drafts, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इनके साथ अगर कभी ड्राफ्ट वर्ड आ जाए, शायद पहले भी आया होगा, तो इसका मीनिंग ये होता है कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल नहीं है। तो ड्राफ्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बिफोर एडजस्टिंग, इसमें भी अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज की एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई। बिफोर एडजस्टिंग बिल्कुल सही वर्ड है, अनएडजस्टेड सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। पहले लिखा हुआ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इज सिंपली अनदर नेम फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। एक्सट्रैक्ट्स मींस क्या होता है? आप अगर गौर से देखें तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम स्टार्ट कहां से होती है? सेल, आगे कॉस्ट ऑफ सेल से आगे 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 आगे, इसने सीधा कहां से शुरू किया है? प्रॉफिट फॉर द ईयर से शुरू किया है। तो पूरी नहीं बनी हुई, सिर्फ आपको रेलेवेंटली उससे बस प्रॉफिट बताया है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले 3 बता रहा है, फिर 2 बता रहा है। क्या ये कंपैरेटिव बना हुआ है? कंपैरेटिव बनाने का तरीका क्या होता है? पहले करंट ईयर होता है, फिर कंपैरेटिव ईयर होता है। कंपैरेटिव ईयर मींस प्रीवियस ईयर होता है। 4,55,000 प्रॉफिट है 2003 में और 3,80,000 प्रॉफिट है 2002 में। देन उसके बाद इसी के नीचे उसने वर्किंग लिख दी है, लेकिन शायद ये फिगर्स यहाँ होती नहीं है। फुल कंसंट्रेशन प्रॉफिट से नीचे अगली हेडिंग देखें क्या लिखा हुआ, रिटेन्ड अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 5 लाख रुपया गौर से देखें और मुझे इस 5 लाख रुपए की डेट सोच के बताएं अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन। हिम्मत फुल, हिम्मत फुल, हिम्मत फुल। ईयर कब एंड हो रहे हैं? 31 दिसंबर 2003। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है ये 5 लाख। किस साल की? 2003 की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स किस डेट की फिगर है? 22 जनवरी 3 की फिगर है। देन उसने क्लोजिंग निकाल दिया है। कैसे निकाला है? कैलकुलेटर पकड़ा, उसने 5 लाख में प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर दिया है। किसमें क्या करके उसने क्या कर दिया है? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 5 लाख में 4,55,000 के प्रॉफिट फॉर द ईयर को ऐड करके उसने क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 2003 की कैलकुलेट कर दी है। क्या इन रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड वगैरह नहीं होते हैं? होते हैं। लग रहा है कि डिविडेंड्स की गेम नहीं, क्या होते नहीं है या है नहीं है? 2002 में कंपैरेटिव में आ जाएं। कंपैरेटिव ईयर का प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है? 1,20,000। गौर से देखें ये किस साल का ओपनिंग है, ये किस डेट का ओपनिंग है। इसके साथ सर्कल लगाएं, इसको सर्कल लगाएं, इसके साथ एक डेट लिखवाएं। ये किस डेट का बैलेंस है? 1 जनवरी 2002 का बैलेंस है। किस साल का ओपनिंग है? कंपैरेटिव ईयर का ओपनिंग है, 2002 का ओपनिंग है, 1 जनवरी 2002 है। 5 लाख कैसे बना है? नीचे 380 प्लस 120। 5 लाख किस साल का क्लोजिंग है? किस साल का क्लोजिंग है? देयरफॉर किस साल का ओपनिंग है? और फिर 9,55,000 किस साल का क्लोजिंग आ गया है। एक बेहतरीन डिस्कशन इसी बहस में चेंजेस इन इक्विटी की आ रही है। वो क्या होती है? वही जो आपको याद है, मैंने वैसे बीच में। देन उसके बाद सर जी नीचे लिखा ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एज एट 31 दिसंबर 2003, इसके भी एक्सट्रैक्ट्स बने हुए हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये 2 कंपैरेटिव ईयर्स के साथ बनी हुई है। व्हाट इज द करंट ईयर? साथ कौन कौन सा साल लिखा हुआ है? तो 2 साल कंपैरेटिव के साथ फिलहाल पढ़े। कितने अरसे की बनानी होती है? हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, ये बहस ऑन है, हम करते हैं। फिलहाल आपको नजर क्या आया है? कितने साल कंपैरेटिव है? ये तो 3 है यार, 3 2 1। कंपैरेटिव किन ईयर्स को कहते हैं? जो पिछले साल होते हैं। व्हाट इज द करंट ईयर? 3। पिछले 2 साल कंपैरेटिव कहलाएंगे। आए गौर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। एसेट्स में प्लांट लिखा हुआ 5 लाख, 4,50,000, 3 लाख। इससे पहले कि हम कोई बहस शुरू करें, ये जो आप ड्राफ्ट्स देख रहे हैं इसके ऊपर एक हेडिंग थी फॉलोइंग ड्राफ्ट्स ढूंढें वर प्रोड्यूस्ड बिफोर एडजस्टमेंट। ये उसी में आ रहा है। पहले स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। मैंने ये बात इसलिए उठाई है कि जो चेंज आ रहा है वो ज़हन में रख के, ये जो 5 लाख
4,50,000 और 3 लाख लिखा हुआ प्लांट के सामने, अकाउंटेंट बन के दोबारा गौर से देखें क्या इसमें इन फिगर्स में फिलहाल बोरिंग कॉस्ट ऐड हुई भी है? वो हो गई है। क्या ये बिफोर एडजस्टमेंट फिगर्स है? क्या इन फिगर्स में आप नौजवानों ने अभी बोरिंग कॉस्ट ऐड करनी है? ये अभी बिफोर एडजस्टमेंट सर, अनएडजस्टेड है। नेक्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट सर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग आई। सारी हेडिंग्स आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट्स बने हुए हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आपके कॉन्सेप्ट्स के हवाले से है। 5 लाख किस साल के नीचे लिखा हुआ है? ऊपर से लिंक करते जाएं। क्या ये 3 का क्लोजिंग है? सॉरी 955। क्या 955 2003 का क्लोजिंग है? क्या 5 लाख सही ईयर में लिखा हुआ है? क्या ये 2 का क्लोजिंग है 5 लाख? ये तो 3 का ओपनिंग है। 3 का अगर ओपनिंग है तो 2 का क्लोजिंग ही होगा। सबसे चैलेंजिंग फिगर अब आ रही है 120,000 की डेट ऊपर देखिए आपने क्या लिखी थी? 1 जनवरी 2002। उसने 2001 के नीचे लिख दी है। आए इसको ठीक कर ले काट के, फिगर करेक्शन नहीं है। किस डेट का ओपनिंग किस डेट का क्लोजिंग है? पूरी 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 डेट 1 जनवरी 2002 का ओपनिंग, 31 दिसंबर 2001 का क्लोजिंग है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंस उसने रिफ्लेक्ट किए हुए हैं। क्या सही जगह रिफ्लेक्शन हो रही है? रिक्वायरमेंट में आ जाए यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया। प्रिपेयर द फॉलोइंग, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। रजिस्टर खोलें यार, एक एक करके करते हैं, रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा लग रही है तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। क्या रजिस्टर आप खोलने हैं? एक टाइम है रजिस्टर खोलने का। ये सर हमने बनाना है इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी।
एक बिल्कुल आसान सी वर्किंग इसमें करना ही होता है, पहले समझ लीजिएगा। आप ऊपर देखें डिस्कशन के ऊपर स्टार्ट में टेबल बना हुआ है, इसी पेज नंबर 234 पे। क्या हमारी इस पॉलिसी चेंज से कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस पे चेंज आ रहा है? भाड़ा कम हो रहा है। अगर एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? तो यही जो हो रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, इसी को लिखने का नाम इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। तो लेट मी कंप्लीट। कौन कौन से अफेक्टेड ईयर्स हैं ऊपर टेबल देख के बताएं। 2001 है, 2002 है, 2003। हम इस वक्त की साल में मौजूद हैं 3 में और रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर रहे हैं। 2001 से पिछला हमारे पास डाटा नहीं है, therefore इट इज इम्प्रैक्टिकेबल कि हम उन सालों की बहस कर सकें। होना क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ने रिड्यूस होना, डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस। सोच लें, तसल्ली से सोच लें, कोई कंफ्यूजन मेरी इस बात में। एक्सपेंस क्रेडिट होना है, कितने 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 से रिस्पेक्टिव ईयर्स में? 15,000, 17,000 और 9,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस ने इन ईयर्स में डिक्रीज होना है, बिल्कुल सही है, क्रेडिट होना है। लेकिन क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस के डिक्रीज होने से हमारे प्रॉफिट पे कुछ फर्क पड़ना है? इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्या कम होने से क्या बढ़ जाएगा? कितने कितने से? इतने इतने रुपए से ही प्रॉफिट अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। तो ये जो छोटी सी वर्किंग आपके सामने हुई है, इसी का नाम चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। देखिए ये ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या कम होने से क्या बढ़ रहा है? चलो बेटा, ये इंशाल्लाह डिस्कशन कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है, रेगुलरिटी इंश्योर करें और सेलेक्टिव स्टडी की तरफ ना जाएं। ये रहने देता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कोई साइंस नहीं है। उठने से पहले होमवर्क बता दें घर के लिए आज क्या हो। पेज नंबर, रिपीट द पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर। भाईजान भाईजान पेज नंबर, फर्स्ट पेज नंबर। वो गलत बता रहे हैं साथ वाले, अपना अपना पेज नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का पेज नंबर 97 घर में आपका इंतजार करेगा। इसमें एक ही इशू है, अगर आप करके आएंगे तो आराम से समझ आ जाएगी, वरना ये भी एक साइंस बन जाएगा। अल्लाह हाफिज।